पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में पर्याप्त कारण है, लेकिन ग्राहम का दृष्टिकोण दूसरा है। भावी स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी करते समय आप केवल एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। एकमात्र निर्विवाद सत्य जो अतीत हमें सिखाता है वह यह है कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा, और वित्तीय इतिहास के उस कानून के लिए अनुशासनिक यह है कि बाजार सबसे अधिक लोगों को क्रूरता से आश्चर्यचकित करेगा जो सबसे निश्चिंत है कि भविष्य के बारे में उनके विचार सही हैं। ग्राहम के अनुसार शक्तियों के बारे में विनम्र रहना आपको भविष्य के एक दृष्टिकोण पर बहुत अधिक जोखिम से बचाएगा जो गलत साबित हो सकता है। भविष्य का ईयू तो गलत साबित हो सकता है, तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं को निराश न होने दें। बुद्धिमान निवेशक के लिए आशा हमेशा शाश्वत स्प्रिंग होते हैं। वित्तीय बाजार में भविष्य में जितना बुरा दिखता है वह उतना ही बेहतर होता है। एक बार एक समिति ने ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार G.K. चेस्टरटन को बताया, धन्य है वह जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह निराश नहीं होगा। चेस्टरटन का पुनर्विचार, धन्य वह है जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वह सब कुछ का आनंद लेगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 4। सामान्य पोर्टफोलियो नीति, रक्षात्मक निवेशक। HindiAudiobook.com। आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए? ग्राहम कहते हैं, आप किस प्रकार के निवेश पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक बनने के दो तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश करके। दूसरा, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता हो और उसे और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राहम का पहला दृष्टिकोण सक्रिय या उद्यमी है। यह बहुत समय और ऊर्जा लेता है। निष्क्रिय या रक्षात्मक रणनीति थोड़ा समय या प्रयास लेती है, लेकिन इसमें बाजार के हिलने से लगभग स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। निवेश विचारक के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा है कि उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकली है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोण मांग भावनात्मक है। यदि आपके पास अतिरिक्त समय है तो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको विरोधी टीम ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर समाधान के लिए सोचना शुरू करता है। यदि आप इससे भागते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, तो यह आपका निष्क्रिय दृष्टिकोण है। कुछ लोग दोनों विधियों को संयोजित करने में सबसे सहज महसूस करेंगे। वे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो मुख्य रूप से सक्रिय और आंशिक रूप से निष्क्रिय होता है, या इसके विपरीत। दोनों दृष्टिकोण समान बुद्धिमानी है। इससे आप या तो सफल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सही चुनने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त जानते हैं तो अपने निवेश के जीवन काल के दौरान इसके साथ रहें और अपनी लागत और भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच ग्राहम वित्तीय जोखिमों की याद दिलाने वालों में से एक है कि वित्तीय जोखिम न केवल उस स्थान पर है जहां हम में से अधिकांश इसकी तलाश करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में या हमारे निवेश में, बल्कि खुद के भीतर भी है। एक रक्षात्मक निवेशक कैसे शुरू करता है? वह पहला और सबसे बुनियादी निर्णय यह करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को निवेश करने के तरीके के बारे में ग्राहम की चर्चा में सबसे असामान्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी उम्र शब्द का उल्लेख नहीं किया है। यह परंपरागत ज्ञान के खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह बताता है कि जिसमें यह माना जाता है कि आपको निवेश में कितना जोखिम लेना चाहिए।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं। एक थंब रूल है कि 100 में से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी बचे प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। यानी एक 28 वर्षीय व्यक्ति अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखेगा, 81 वर्षीय व्यक्ति केवल 1 से 9% स्टॉक में रखेगा। बाकी सब की तरह 1990 से 1999 के उत्तरार्ध तक ये धारणाएं आम थी। 1999 में एक लोकप्रिय पुस्तक ने तर्क दिया कि यदि आप 30 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में निवेश करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी न हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपकी आयु को यह निर्धारण क्यों करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। एक 89 वर्षीय व्यक्ति $3 मिलियन के साथ पर्याप्त पेंशन और अपने पोते पोतों के लिए उसके ज़्यादातर पैसे को बॉन्ड में निवेश करने की सलाह देना क्या मूर्खता नहीं होगी। उसके पास पहले से ही बहुत सी आय है और उसके पोते जो अंततः उसके शेयरों के वारिस होंगे, जिनके लिए दशकों पहले ही निवेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक 25 वर्षीय नवयुवक जो अपनी शादी और घर के भुगतान के लिए बचत कर रहा है, वह अपने सारे पैसे स्टॉक में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कोई आय ही नहीं बचेगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप